1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हम लोग देखें कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था, चूंकि कंपनी अब बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी, करीब करीब संपूर्ण भारत अब कंपनी के अंडर में थी। ऐसे में कंपनी के संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण करना इस राजलेख का उद्देश्य था। इसमें जो प्रावधान, यानी कंपनी के विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण, यही कह लिया जाए कि कंपनी के विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण, यही इस कानून का उद्देश्य था। इसमें जो प्रावधान किए गए थे, हम लोग उसको ध्यान देंगे कि कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन से प्रोसीजर इस एक्ट के अंतर्गत किए गए थे। तो सबसे पहला काम कि कंपनी की अधिकारिता 20 वर्षों तक बढ़ा दी गई। कंपनी की अधिकारिता यानी कि कंपनी की वैलिडिटी 20 वर्षों तक बढ़ा दी गई। यानी कि अब कंपनी कब तक काम करेगी? 1833 से लेकर के 1853 तक कंपनी की वैलिडिटी हो गई है। इसके बाद जो प्रावधान किए गए वो ये कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का हुआ करता था, बंगाल का, अब संपूर्ण भारत का हो गया। अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल उसे अब कहा जाने लगा। इस तरह से गवर्नर जनरल का इस प्रकार हम देखेंगे कि गवर्नर जनरल जो था, अब उसकी अधिकारिता, उसका अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत हो गया। यहां से आप कह सकते हैं कि भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत आप कह सकते हैं कि यहां से, चूंकि ये गवर्नर जनरल पूरे भारत को गवर्न करेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत 1833 के एक्ट से देखी जा सकती है। इसके अलावा और क्या काम किया गया इसमें? तो इसके प्रावधान में कि 100% जो गवर्नर जनरल थी, अब उसको पूरे भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो 100% गवर्नर जनरल को, 100% गवर्नर जनरल की समिति, 100% गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई। विधि बनाने की शक्ति मिल गई। इस तरह से अब जो केंद्रीय वाली बात है, केंद्रीकरण वाली बात, अब आपको इन दोनों कानून के इन दोनों अनुच्छेदों में आपको साफ साफ दिख रही है कि 100% गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाएगा, और गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कानून जो बनेगा, विधि जो बनेगी, नियंत्रक मंडल इसे ठुकरा सकता है। नियंत्रक मंडल इसे बदल सकता है, और कोई नहीं। नियंत्रक मंडल इसे बदल सकता है या बदलकर अपना कानून बना सकता है। तो नियंत्रक मंडल जो
आपने पहले ही देखा है कि सैन्य, असैन्य और राजस्व सभी मामलों में नियंत्रक मंडल का अधिकार है, जिसमें 6 सदस्य हैं, और इसी नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट या संसद या सरकार जो है भारत पर शासन कर रही है। तो नियंत्रक मंडल इसको बदल सकेगा, अन्यथा यह पूरे भारत पर गवर्नर जनरल की परिषद ही इसको बनाएगी। गवर्नर जनरल की परिषद जो कानून बना रही है, यानी यह कानून, कौन सा कानून, जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाएगी, गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बना, यानी यह कानून, ये कौन सा कानून, जो गवर्नर जनरल की परिषद ने बनाया है, अब इस कानून को अधिनियम कहा जाने लगा, बना है, अब यह कानून अधिनियम कहलाया। पूर्व में इसे केवल विनियम कहते थे, ध्यान रहे कि पूर्व में यह विनियम कहलाता था, अधिनियम नहीं, विनियम कहलाता था। अब इसे क्या कहा जाने लगा, अधिनियम कहा जाने लगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अधिनियम हो गया ये। उसके अलावा मुंबई और मद्रास की जो सरकारें थी, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा विधि बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। यानी अब मुंबई की सरकार और मद्रास की सरकार, अब इन्हें विधि नहीं बनाना है, विधि बनाने की शक्ति समाप्त, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि गवर्नर जनरल की परिषद संपूर्ण भारत के लिए कानून बना रही है। तो जब संपूर्ण भारत के लिए बना रही है, तो मुंबई और मद्रास की सरकारें संपूर्ण भारत से बाहर तो है नहीं। तो ऐसी दशा में ये इनको कानून बनाने की इनकी जो शक्ति थी, विधि बनाने की इनकी शक्ति थी, वो समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य आया। गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, उसमें सदस्य संख्या कितनी थी, 3। अब 3 धन 1 चौथा सदस्य, तो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया। और ये सदस्य कौन था, ये विधि सदस्य था, ये विधि सदस्य। और पहला व्यक्ति, अंग्रेजी शासन के इतिहास में एक व्यक्ति बड़ा कुख्यात है, उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। तो ये व्यक्ति कौन था, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले यह गवर्नर जनरल की परिषद का चौथा सदस्य बनकर के 1834 में आया। इस तरह से अब गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य हो गए, 4। लेकिन यहां आप जोड़ेंगे परंतु चौथा सदस्य जो है, चौथा सदस्य बैठक में भाग लेगा, बैठक में भाग लेगा, वोट नहीं देगा, वोट नहीं देगा। अर्थात एक तरह से कहा जाए तो ये अभी पूरा सदस्य नहीं बना। तो बैठक में भाग लेगा, कार्यवाही में रहेगा, बट वोट नहीं कर पाएगा, यानी इसका निर्णय में बड़ी भूमिका नहीं हो पाएगी। उसके अलावा इस कानून में क्या किया गया, तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त, ये चीज किया गया कि कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त हो, व्यापारिक एक अधिकार पूरी तरह से समाप्त, व्यापारिक
एकाधिकार पूर्णतया समाप्त, यानी चाय चीन दोनों, चाय और चीन सहित, यानी अब चाय चीन बाहर नहीं है। 13 में क्या था कि चाय और चीन ये दो कंपनी के एकाधिकार में थे। अब चाय और चीन मिला करके कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और कंपनी को प्रशासनिक और राजनैतिक दायित्व सौंपे गए। राजनैतिक दायित्व, कंपनी के पास केवल और केवल कौन से दायित्व? प्रशासनिक दायित्व और राजनैतिक दायित्व का ही अब कंपनी को निर्वहन करना था। इसके अलावा विधियों के संहिताकरण के लिए एक काम किया गया, जैसे विधियां जितनी भी थी, विधियों के संहिताकरण के लिए 1834 में एक विधि आयोग बनाया गया। एक विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग बनाया जाता है और उसी का अध्यक्ष जो है वो लॉर्ड मैकाले होता है। तो लॉर्ड मैकाले भारत में 1833 के कानून के अंतर्गत जो विधि आयोग बना, उस विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो व्यक्ति था वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो प्रथम विधि आयोग बना, ये आप जानेंगे कि लॉर्ड मैकाले जो था वो प्रथम विधि आयोग, ध्यान रहे, प्रथम विधि आयोग, इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने किया। इसके अलावा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके लिए जो कानून था वो था 1843 का नियम 5। ये ध्यान रहे कि 1843 का नियम 5 के अंतर्गत दास प्रथा समाप्त कर दिया गया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसी के साथ साथ इसी अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत, धारा 87 के अंतर्गत सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी की सेवा में, यानी इसके अंतर्गत धर्म, मूल वंश, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, या रंग के आधार पर, जन्म स्थान या रंग के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ये पहली बार मूल अधिकार जैसे किसी कानून का कंसेप्ट इसमें हमें देखने को मिलता है कि धारा 87 के अंतर्गत किसी भी भारतीय को अगर कंपनी की सेवा में जाना है तो वो कंपनी की सेवा में जा सकता है। इसके लिए धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
या ये कोई अयोग्यता नहीं है। इसके अलावा गवर्नर जनरल को राजस्व के मामले में एक अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए बजट बना सकता है। संपूर्ण भारत के लिए बजट बना सकता है। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि बजट प्रस्तुत किया गया। ध्यान रहे, बजट प्रस्तुत करना यहाँ नहीं है, वो बजट बना सकता है कि पूरे भारत में किस प्रकार से धन का आवंटन, खर्चा कैसे किया जाएगा। इसके लिए बजट बनाने की शक्ति उसे दी गई, क्योंकि उसे राजस्व शक्तियां ज्यादा दी गई हैं। तो इस तरह से 1833 का ये जो कानून था, 1833 का जो ये एक्ट है, इस एक्ट ने कंपनी की अधिकारिता को लगभग समाप्त कर दिया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो चुके हैं। कंपनी को केवल और केवल राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं और प्रशासन के अधिकार प्राप्त हैं। व्यापारिक अधिकार को कंपनी पूर्णतया समाप्त कर चुकी है और इस तरह से कंपनी की वैलिडिटी अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दी गई है। अब अगला जो कानून होगा वो 1853 का कानून है। तो हम लोग बात करेंगे अब 1853 का राजलेख। 1853 ईस्वी का राजलेख, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 का राजलेख या 1853 का चार्टर। यहां भी क्या उद्देश्य है, तो यहां है कंपनी के शासन को समाप्त करना। इसका भी अगर उद्देश्य देखें तो सबसे पहले इसका उद्देश्य समझ लें। इसका उद्देश्य है कंपनी शासन को समाप्त करने का, यानी कंपनी का शासन अब समाप्त करने की बात होने लगी है। कंपनी के शासन को समाप्त ये करने का प्रयास है इस एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट के अनुसार या उसके रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास इसमें किया गया है। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें जो है कंपनी के शासन को समाप्त करने का संकेत है। साथ में लॉर्ड डलहौजी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास किया गया है। यहाँ जो प्रावधान इसमें किए गए हैं, अब इस प्रावधान को देख लें तो यहाँ है कि कंपनी का जो शासन है अब 20 वर्ष तक नहीं बढ़ाया गया। यहाँ कंपनी के शासन को विस्तार नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि कंपनी का शासन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ सबसे पहले कार्य किया गया कि विधायी व प्रशासनिक दोनों कार्य अलग कर दिए गए। विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग हो गए। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, ये दो कार्य अलग हो गए। अर्थात कानून बनाना अलग और कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, कानून का कार्यान्वयन होना, ये अलग विषय होगा। विधि निर्माण के लिए अब विधायी में क्या किया गया, तो विधि निर्माण के लिए अलग से यहां प्रयास करते हैं। विधि निर्माण के लिए अलग से 12 सदस्यों वाली 12 सदस्यीय परिषद
12 सदस्यीय परिषद बनाई गई, यानी 12 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई गई और इसे विधान परिषद कहा गया। विधान परिषद, इसे विधान परिषद कहा गया। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि पूरे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए, यानी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, यानी संपूर्ण भारत के लिए ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, संपूर्ण भारत के लिए विधि निर्माण की एक विधानसभा, एक विधान परिषद की व्यवस्था की गई और विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों से, यानी अलग अलग प्रांत से, अलग अलग क्षेत्र से सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया गया। सदस्य सम्मिलित किए गए। इस तरह से देखें तो पहली बार एक अखिल भारत स्तर पर, एक संपूर्ण भारत के स्तर पर एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, एक और बात इसमें कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा गया है और इस तरह से इसको ध्यान में रखते हुए जो लेजिस्लेचर बना है उसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी इस तरह की एक विधान परिषद की स्थापना की गई जो संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण कर रही है। इसके बाद अगर ये विधि बन गई तो इस विधि को बनने के पश्चात इस विधि पर गवर्नर जनरल का अनुमोदन आवश्यक है। अगर गवर्नर जनरल ने अपना अनुमोदन नहीं दिया, अपनी सहमति संस्तुति नहीं दी, तो ये विधि नहीं बनाई जा सकती। यानी इसमें जोड़ा गया कि निर्मित विधि गवर्नर जनरल की अनुमति के पश्चात ही अधिनियमित होगी या अधिनियम बनेगी। इस तरह से गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में इस भारतीय विधान परिषद द्वारा निर्मित कानून को रोकने का एक तरह से शक्ति प्राप्त है। अगर नहीं अनुमोदन किया, अनुमति दिया, तो इस तरह से कहें तो इस प्रकार गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्राप्त है। इस तरह से गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्राप्त हुई। तो गवर्नर जनरल इस कानून को वीटो कर सकता था, तो इनको गवर्नर जनरल को वीटो मिल गया। तो आपको भी ध्यान रखना है कि 1853 के चार्टर में गवर्नर जनरल के पास वीटो की भी शक्ति है, यानी वो कानूनों को, निर्मित कानूनों को वीटो कर सकता है। बंगाल के प्रशासन के लिए एक और व्यवस्था बनाई गई। बंगाल के प्रशासन के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। तो बंगाल का जो प्रशासन है, तो बंगाल के प्रशासन के लिए अलग से गवर्नर जनरल, अलग से लेफ्टिनेंट
गवर्नर बनाया गया। इस एक्ट में एक और प्रावधान कि अगर बंगाल की बात की जाएगी तो बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। जो विधि सदस्य था, चौथा सदस्य जो जुड़ा था 1833 के चार्टर में, तो विधि सदस्य पूर्ण सदस्य बन गया। पूर्ण सदस्य बन गया मतलब कि अब उसको वोट देने का भी अधिकार प्राप्त हो गया, उसको परिषद की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो गई। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों के लिए, कंपनी के कर्मचारियों की जो नियुक्ति होती थी, तो कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, नौकरी में यानी नियुक्ति के लिए पहले नामजदगी होती थी, यानी नॉमिनेट कर दिए जाते थे। नॉमिनेशन होता था। क्या होता था? नॉमिनेशन होता था। अब नॉमिनेशन के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। यानी 1853 में जो चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया वो ये कि इसके पहले अगर कंपनी की सेवा में किसी कर्मचारी की नियुक्ति करनी है तो कंपनी के अधिकारी उसे नॉमिनेट कर लेते थे, नौकरी दे देते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदलकर इसके स्थान पर क्या किया गया? प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई कि अब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश संसद, जो अभी कंपनी की बात की गई, तो ब्रिटिश संसद जो है किसी भी क्षण कंपनी को समाप्त कर सकती है। यानी ब्रिटिश संसद को, यानी अब टाइम नहीं बढ़ाया, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या, निदेशक मंडल के सदस्य जो 24 हुआ करते थे, 24 से 18 कर दिए गए। अब निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई और 6 सदस्यों को इसमें से क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई। क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई। किए जाने का प्रावधान हुआ। इस प्रकार यह राजलेख 1853 का राजलेख, यह राजलेख ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम राजलेख था। यह राजलेख ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अंतिम राजलेख था। अंतिम राजलेख साबित हुआ। धन्यवाद।